कार्तिक, क्या मम्मी का यहाँ आकर रहना जरूरी है? जयपुर में उन्होंने पूरा जीवन बिताया और अब इस उम्र में यहाँ, वहाँ उनका अपना एक दायरा है। और दीपू भी तो है ना वहाँ, उनकी देखभाल के लिए। दीपू, आस्था वो सिर्फ एक नौकर है। पापा के देहांत के बाद मम्मी कितनी अकेली हो गई हैं। ऐसे में उन्हें अपनों की ज़रूरत है, और हमारे सिवा है ही उनका कौन। वो तो ठीक है, पर उनकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है। सुबह जल्दी उठो, नॉनवेज मत खाओ, सिर्फ साड़ी पहनो। प्लीज़ कार्तिक, एक दो दिन की बात हो तो झेल भी लिया जाए, पर हमेशा के लिए? इसका मतलब मेरी मम्मी तुम्हारे लिए बोझ है जिन्हें तुम्हें झेलना पड़ेगा? अगर यही बात तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी के लिए कहे तो? मेरी मम्मी ने कभी भाभी पर अपनी मर्जी नहीं थोपी। उन्हें अपने तरीके से ज़िंदगी जीने की पूरी आज़ादी दी है। पर तुम्हारी मम्मी? आस्था, ये मत करो वो मत करो। देखो कार्तिक, मैं एक बात तुम्हें अभी से क्लियर कर देती हूँ। मम्मी के आने के बाद मैं वैसे ही रहूँगी जैसे हमेशा से रहती आ रही हूँ, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। आस्था की इस बात पर कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। शाम को कार्तिक ऑफिस से जल्दी लौट आया। आस्था, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मम्मी को लेने स्टेशन चलना है। मैं तो तैयार हूँ। इन कपड़ों में क्या बुरा है इनमें? आस्था का इशारा अपनी जीन्स की ओर था। मैं तो तुम्हें पहले ही कह चुकी थी कार्तिक, तुम इतने हिपोक्रेट क्यों हो? तुम्हें जब मम्मी की गैर मौजूदगी में इस ड्रेस से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो अब अचानक? प्लीज़ आस्था, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम बात को गलत ढंग से देख रही हो। मैंने कभी तुम्हारी फ्रीडम में बाधक बनना नहीं चाहा, लेकिन परिवार के अन्य सदस्यों की खुशियों का ध्यान भी तो रखना होता है ना। और छोटे होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने बड़ों के विचारों को भी सम्मान दें। आउटडेटेड कहकर उन्हें परिवार से ही काटे नहीं। कार्तिक, तुम ये सब इसलिए कह रहे हो क्योंकि सवाल तुम्हारी मम्मी का है, पर मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। मुझे दो चेहरे रखने की आदत नहीं। ठीक है, जो मन में आए करो, कहकर कार्तिक ने गुस्से में कार की चाबी उठाई और बाहर निकल गया। पीछे से आस्था भी आ गई। स्टेशन पर दोनों बिल्कुल शांत खड़े थे, पर दोनों के मन के भीतर उथल पुथल मची हुई थी। माँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेगी। वैसे आज मैं साड़ी ही पहन लेती तो ठीक रहता। नहीं, अगर आज पहनती तो रोज़ पहनना पड़ता। ना बाबा, मुझे नहीं पहनना, नहीं बनना मुझे बहन जी। और फिर क्यों रहूँ मैं उनके मुताबिक? मेरी मर्जी, मेरा घर है। अगर कुछ कहा तो मैं तुरंत जवाब दे दूंगी। नहीं, कुछ नहीं कहूँगी, वरना बेवजह कार्तिक से झगड़ा होगा। चुप ही रहूँगी। सुनो सबकी, पर करो मन की। हाँ, यही ठीक रहेगा। आस्था के भीतर विचारों की भंवर घेरा बना रहे थे। कार्तिक का भी यही हाल था। आस्था को देखते ही मम्मी अपसेट सी हो जाएंगी। आस्था ने जानबूझकर ऐसा किया है। वो क्यों नहीं समझती कि कार्तिक की विचार श्रृंखला को ट्रेन की सीटी की आवाज़ ने तोड़ दिया। ट्रेन से उतरने पर आस्था ने जब शोभा जी के पांव छुए तो कार्तिक का पूरा ध्यान उनके चेहरे के आते जाते रंगों पर था, और अपेक्षा से बिल्कुल विपरीत। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह सुबह किचन में खटर पटर की आवाज़ सुनकर आस्था की आंख खुल गई। क्या ढूंढ रही हैं आप? आस्था, चीनी और चाय पत्ती का डिब्बा नहीं मिल रहा। इतनी सुबह? मम्मी, अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। सुबह हो चुकी है बेटा, देर से उठना अच्छा नहीं है। तुम देर से उठोगी तो कार्तिक भी देर से उठेगा। कितना वजन बढ़ गया है उसका। मोटापा अपने साथ ढेरों बीमारियां भी लाता है। अब जाकर उसे उठाओ। उफ, कितना बोलती हैं। सुबह सुबह अभी से इतना भाषण, पता नहीं आगे क्या होगा। आस्था रैक से चीनी का डिब्बा उतारते हुए सोचने लगी। डिब्बा मुझे दो, तुम कार्तिक को उठाओ। उठिए कार्तिक। आस्था ने कार्तिक को इतनी जोर से झकझोरा कि कार्तिक हड़बड़ा गया। क्या हुआ, ये तुम अपनी मम्मी से पूछो। आस्था बेटा, इधर आओ तो। ओह गॉड, तुम्हारी मम्मी एक पल सांस भी लेती है या नहीं? चलो तुम उठो, नहीं तो थोड़ी देर में आवाज़ लगा लगा कर सारी कॉलोनी को जगा देंगी। आस्था और कार्तिक कमरे से बाहर आ गए। आस्था, कार्तिक टिफिन में क्या लेकर जाएगा? मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। कार्तिक खाना लेकर नहीं जाते, ऑफिस में ही कुछ मंगाकर खा लेते हैं। क्यों कार्तिक, ये शौक कब से लगा लिया? रोज़ बाहर का खाना? क्या करूं, 9 बजे ऑफिस निकलना होता है। काम वाली बाई तब तक आती नहीं। आस्था ने जॉब कर ली है। नहीं नहीं, वो मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता। वैसे मुझे कुकिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है। आस्था ने सफाई दी। कोई बात नहीं,
मैं तुम्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। और शोभा जी उठकर किचन में चली गई। देखो कार्तिक, अपनी मम्मी को समझा दो, मुझे कुछ भी नहीं सीखना। मैं जितना जानती हूँ मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। तुम मुझे ऑफिस जाते हुए रिया के घर ड्रॉप कर देना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मम्मी को कैसा लगेगा? तुम घर पर ही रहो। कार्तिक, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? देखो, मम्मी ने आते ही अपनी हुकूमत चलाना शुरू कर दी है। शांति चाहते हो तो मेरा तुम्हारी मम्मी से दूर रहना ही ठीक है, वरना फिर तुम ही कहोगे कि मैंने तुम्हारी मम्मी की इंसल्ट। आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, कार्तिक ने झुंझला कर कहा और फिर निकल गया। उसके जाते ही आस्था भी घर से निकल गई। शाम को जब वो लौटी तो शोभा जी घर के बाहर बेचैनी से घूम रही थी। आस्था, इतनी देर कर दी, फ़ोन ही कर देती, मुझे चिंता हो रही थी। मम्मी जी, मैं बच्ची नहीं हूँ जो कहीं खो जाती। आस्था के शब्दों की चुभन शोभा जी को तड़पा गई। रात को खाना खाते समय शोभा जी की चुप्पी से कार्तिक सब समझ गया। मम्मी, कल संडे है, मंदिर चलोगी आप? कार्तिक ने पूछा। ज़रूर चलूँगी, कहाँ है? घर से ज़्यादा दूर है। और फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। कार्तिक जानता था कि जब भी मम्मी का मन अशांत होता तो पापा उन्हें मंदिर ले जाते थे, और मंदिर से लौटते ही वो कहती थी, मैं अपनी सारी परेशानियां ईश्वर को उसके घर जाकर दे आई हूँ, अब वही जाने। दूसरे दिन कार्तिक सुबह सुबह उठ गया। उसने जागते ही पूछा, आस्था, तुम भी चलोगी ना? नहीं, आस्था ने करवट बदलते हुए कहा और सो गई। कार्तिक और शोभा जी मंदिर से लौटकर आए तो लक्ष्मीबाई बर्तन साफ कर रही थी। लक्ष्मी, तू बस बर्तन साफ कर ले, आज खाना मैं बनाऊंगी। क्या बात करती हैं आंटी, सच? चलो, आज मेरा आदमी खुश हो जाएगा। लक्ष्मी के हाथ जल्दी जल्दी बर्तनों पर चलने लगे। आस्था, तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मुझे? आप कार्तिक से पूछ लें। चलो ठीक है। शोभा जी पूरे उत्साह से खाना बनाने में जुट गई। लंच के वक्त पैरा कौर खाते ही कार्तिक बोला, मम्मी, आज बहुत दिनों के बाद इतना अच्छा खाना खा रहा हूँ, वरना लक्ष्मी की बनाई सब्जी में तेल ज़्यादा और सब्जी कम नजर आती है। क्यों आस्था, क्या कार्तिक सही कह रहा है? नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है। आस्था ने भावहीन चेहरे से कुछ इस तरह से कहा कि खाने की बात वहीं खत्म हो गई। कार्तिक, सुबह जल्दी उठ जाना, कल से हम सब सुबह थोड़ी दूर घूम आया करेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। आस्था ने हाथ खड़े कर दिए। सुबह कार्तिक जल्दी उठ गया। पार्क में घूमते हुए वो इंतज़ार करता रहा कि मम्मी शायद कुछ कहे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ये रोज़ का सिलसिला बन गया। एक दिन शोभा जी बोली, आस्था, मैं सोच रही थी कि लक्ष्मी से खाना बनवाने की बजाय क्यों ना हम दोनों मिलकर। नहीं मम्मी, बिल्कुल नहीं। कल आपको ही लगेगा कि मैंने घर का सारा काम आप पर डाल दिया। प्लीज़, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। और हाँ, आज मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ, आप मेरा इंतज़ार मत करना। शाम को जब आस्था लौटी तो उसके हाथों में कई बैग्स थे। कुछ लाई हो? हाँ, अपने लिए कुछ कपड़े। लाओ, मैं भी तो देखूं। शोभा जी ने उत्सुकतावश आस्था के हाथों से बैग ले लिए। वो एक एक करके कपड़ों को देखने लगी। हर कपड़े पर लगा प्राइस टैग उनकी आंखों में विस्मय भरने लगा। इतने महंगे? आस्था, अभी तुम्हारी नई गृहस्थी है, कुछ सोच समझ कर खर्च करो। इस तरह तो तुम। शोभा जी कुछ कहते कहते रुक गई। मम्मी, अब वो पुराना समय नहीं रहा कि अपनी इच्छाओं को मारकर आने वाली जनरेशन के लिए पैसे बचाए जाएं, और फिर हम कमाते ही क्यों हैं? अच्छा खाओ, अच्छा पहनो और लाइफ को भरपूर जियो। कल किसने देखा है? ठीक कह रही हो आस्था, जीवन तो भरपूर जीने के लिए ही है, पर ये फिजूल खर्ची। ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं सास हूँ। मेरी जगह तुम्हारी मम्मी होती तो वो भी यही कहती। कार्तिक ऐसा करता तो मैं उसे भी टोकती। आस्था, तुम्हें जीवन का अनुभव नहीं है। कार्तिक बता रहा था कि हर महीने 20,000 रुपये तो बैंक लोन की किस्त जाती है। बेटा, कर्ज लेकर सुविधाएं जुटाना अक्लमंदी नहीं, तुम समझदार हो। इस घर और कार्तिक की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। जैसा चाहोगी वैसा ही तुम्हारा घर बनेगा। फिर बुरे वक्त के लिए भी कुछ पैसे हमेशा पास में होने चाहिए। तो क्या आप चाहती हैं कि हमारा बुरा वक्त आए? आस्था का ये विष बाण शोभा जी के मन में धंस गया। ऑफिस से लौटकर आने के बाद अपनी माँ की नम आंखों को देखकर कार्तिक भाप गया कि आज घर में ज़रूर कुछ हुआ है। मम्मी, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है।
बस अब यहाँ मेरा मन नहीं लगता, मुझे जयपुर वापस जाना है। तू मेरा रिजर्वेशन करवा दे। क्या हुआ मम्मी? कार्तिक घबरा गया। आस्था ने कुछ कहा या मुझसे कोई गलती हो गई? आप तो हमेशा के लिए आई थी ना यहाँ। मेरे बच्चे, ऐसा मैंने कब कहा कि मैं यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हूँ? मैं तो बस तुम दोनों की गृहस्थी देखना चाहती थी। तुम दोनों यहाँ ठीक हो, खुश हो, देख लिया। बस अब जाना चाहती हूँ। आखिर वहाँ भी तो घर सूना पड़ा है। मम्मी, आप ही तो कहा करती थी कि घर तो घर के लोगों से बनता है, वरना ईंट गारे की दीवारों को तो सिर्फ मकान कहते हैं। और फिर मम्मी वहाँ कौन है? आप कहीं नहीं जाएंगी। कार्तिक की आवाज़ अपराध बोध से थरथरा गई। वो खुद को बहुत असहाय महसूस कर रहा था। जिस माँ ने जीवन भर उस पर अपनी ममता लुटाई हो, आज उसी माँ का वो ख्याल नहीं रख पाया। उसका मन कर रहा था कि वो चीख चीख कर आस्था से लड़े, लेकिन उससे भी क्या हासिल होगा। तू परेशान मत हो बेटा, मैं 1-2 महीने में फिर आ जाऊंगी। सच? हाँ बेटा। शोभा जी ने कार्तिक के सिर पर हाथ फेरा। उनकी जिद के कारण कार्तिक ने रिजर्वेशन करवा दिया। आस्था, तुमने मम्मी से क्या कहा? मैं क्यों कुछ कहूँगी, पर मैं उनके इशारे पर अपनी ज़िंदगी नहीं चलाऊंगी। कार्तिक, हम बच्चे नहीं हैं, हम क्या अपना भला बुरा नहीं समझते? फिर क्यों मम्मी हमेशा ये प्रूफ करने में लगी रहती हैं कि मैं मैच्योर नहीं हूँ? उनका हर मामले में दखलंदाजी करने का नेचर ही सारी समस्या की जड़ है, और इस उम्र में उनको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल है। बस करो आस्था, प्रॉब्लम तुम में है। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुम कभी ये नहीं मानती कि तुमसे कभी गलती हो सकती है। तुम्हारा यही ईगो तुम्हें। कार्तिक आगे कुछ कहता कि उससे पहले शोभा जी की आवाज़ ने उसे चुप करा दिया। कार्तिक, आस्था की भाभी का फ़ोन है। आस्था ने तुरंत कमरे से बाहर निकलकर फ़ोन उठा लिया। आस्था, कब से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रही हूँ। खैर, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं और तुम्हारे भैया 2 दिन के बाद दुबई जा रहे हैं। बधाई हो भाभी। कितने दिनों के लिए जा रहे हो आप लोग? मम्मी का ध्यान रखना। मम्मी, वो हमारे साथ नहीं जा रही। इनकी कंपनी किस किस का खर्चा उठाएगी? मम्मी यहीं रहेगी। उनके लिए मैंने एक नौकरानी का इंतज़ाम कर दिया है। ये कैसे हो सकता है भाभी? आस्था, अब तो निर्णय हो चुका है, और हम भी कब तक उन्हें अपने साथ लेकर बांधे घूमेंगे? वैसे भी हमें 2 साल के बाद तो वापस इंडिया आना ही है। 2 साल भाभी? आस्था, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दरवाजे पर कोई है। और फ़ोन कट गया। पर आस्था बुद्ध बनी फ़ोन को हाथ में लिए खड़ी रही। क्या हुआ आस्था? अभी तो तुम भाभी को बधाई दे रही थी, और अब? कार्तिक, भैया भाभी दुबई जा रहे हैं और मम्मी अकेली रहेंगी। ये कैसे हो सकता है आस्था? अभी 2 महीने पहले ही तो उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उन्हें तो बहुत केयर की ज़रूरत है। यही तो मुझे भैया पर बहुत गुस्सा आ रहा है। भाभी को छोड़ो, पर भैया को तो मम्मी का ख्याल होना चाहिए ना। मम्मी अकेली कैसे रहेंगी? आस्था रुआंसी सी हो गई। आस्था, तुम्हारी मम्मी अकेली कहाँ है? तुम रहोगी ना उनके साथ? कार्तिक, तुम कल ही लखनऊ जाकर आस्था की मम्मी को ले आओ यहाँ पर। आस्था भौचक्की सी रह गई। और नहीं तो क्या, वो यहीं रहेंगी, तुम दोनों के पास। जब तुम छोटी थी और तुम्हें उनकी ज़रूरत थी तो वो तुम्हारे पास थी। आज उन्हें बच्चों की ज़रूरत है तो तुम्हें उनके साथ होना चाहिए। क्यों कार्तिक? हाँ मम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं कल ही मम्मी को लेने जाता हूँ। भैया के वापस आने तक वो हमारे पास ही रहेंगी। आस्था अपनी धुंधली आंखों से कभी कार्तिक को तो कभी शोभा जी को देख रही थी। जो रिश्ता उसके लिए बोझ से ज़्यादा कुछ नहीं था, आज उसी रिश्ते ने उसके आंसुओं को अपनी हथेलियों पर ले लिया था। उसका मन आत्मग्लानि से भर उठा था। मम्मी, कार्तिक मेरी मम्मी को तभी लेने जाएंगे जब आप वादा करेंगी कि आप अब हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमारे साथ नहीं, बल्कि हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये घर आपका है और हम। आस्था आगे कुछ नहीं कह पाई और रोने लगी। हाँ मेरी बच्ची, हम सब हमेशा साथ साथ रहेंगे। उन्होंने आस्था को गले से लगा लिया, क्योंकि आज आस्था की आंखों में शोभा जी के लिए सम्मान और दिल में बहुत ज़्यादा प्यार साफ साफ झलक रहा था। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।